नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और पापराज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वंडर कंट्री के नाम से प्रसिद्ध देश मिस्र के वंडर रहस्यमय पिरामिड। इन्हीं रहस्यमय पिरामिडों के नीचे बसी हुई है इच्छाधारी सर्पों की एक रहस्यमय दुनिया, सर्प मठ। इंसानों की पहुंच से दूर, बहुत दूर। इसी सर्प मठ में था आज वार्षिक महोत्सव सा माहौल। अवसर था सर्प मठ के मठाधीश के पद पर एक सर्प बालक को बिठाए जाने का। सैकड़ों अनुभवी सर्पों के होते हुए आखिर एक सर्प बालक को मठाधीश के पद पर क्यों बिठाया जा रहा है? ये साधारण सर्प बालक नहीं है मूर्ख, बल्कि 3000 वर्षों में एक पैदा होने वाला दिव्य सर्प बालक है, हम सबके लिए पूजनीय। ओह, दिव्य सर्प बालक के मठाधीश बनाए जाने की खुशी का माहौल सर्प मठ के जर्रे जर्रे पर व्याप्त था। वहीं मुर्दनी छाई हुई थी इस शैतानी दुनिया में। निसंदेह इस कलयुगी दुनिया पर तुम्हारा राज हो सकता है पापराज, लेकिन तुम्हारी राह में सबसे बड़ी अड़चन है सर्प मठ का मठाधीश दिव्य बालक। आने वाले समय में वो तुम्हारे काल का कारण बन सकता है। सांप सा फुफकारा पापराज। अपने काल को अपने हाथों से खत्म कर डालूंगा मैं। ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो तुम स्वयं भी मारे जाओगे। पहला उपाय है उसे मनुष्य रक्त पिला दो, वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। और दूसरा उपाय, पूरी ना होने दी पापराज ने अपने देवता की बात। बस पहला उपाय ही काफी है देवता, उसे मनुष्य रक्त पिलाने का प्रबंध करता हूं मैं। एक बात और ध्यान रखना पापराज, जो भी उस दिव्य बालक के संपर्क में आएगा वो उसी का होकर रह जाएगा। इतना कहकर चुप हो गया देवता। और पापराज, दिव्य बालक को यहाँ लाना होगा और इसके लिए मुझे संपर्क बनाना होगा टमी टंग से। स्विट्जरलैंड शहर के बीचों बीच शान से अपना सिर उठाए खड़ी स्विस बैंक की यह शानदार इमारत, जिसकी तरफ खतरा बनकर बढ़ रहे थे सूर्य के समान दहकते वे रोशनी के शोले। पल भर में ही जो बन गए थे उपस्थित जनसमूह की जिज्ञासा का केंद्र। कैसे हैं ये चमकदार गोले? क्या मतलब है इनका? मतलब को मारो गोली और ये सोचो कि ये बैंक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। देखने वाले देखते रह गए और वे गोले हाहाकारी ढंग से बैंक में प्रवेश करते चले गए। भड़ाक। बैंक के अंदर भौचक्के खड़े लोगों की धिक बन गई उस समय जब उन गोलों ने लिया वो अद्भुत रूप। अचंभित खड़े लोगों के दिलो दिमाग पर कसता चला गया धमकी का शिकंजा। अपने स्थान से जो भी हिला उसके शरीर में बन जाएंगे सैकड़ों रोशनदान। साथियों, लूट लो बैंक को। अंदर लूट रहा था बैंक और बाहर घेरा डाल रही थी पुलिस। चप्पे चप्पे पर फैल जाओ। बाहर निकलते ही बैंक लुटेरों को दबोच लेना है हमें, क्योंकि अंदर मुठभेड़ हुई तो वहां मारे जाएंगे बहुत से बेगुनाह व्यक्ति। कुछ ही पलों में पुलिस ने बैंक के चारों तरफ इतना जबरदस्त पहरा डाल दिया था कि चींटी भी वहां से बचकर नहीं निकल सकती थी। जल्दी बाहर आए लुटेरे। अरे, बैंक में से ये गोले कैसे निकल रहे हैं? लुटेरे कहाँ गए? यही लुटेरे हैं, बैंक के सारे केस पर झाड़ू फेर कर जा रहे हैं ये। रोको उन्हें। फिर क्या था, बरस पड़ी गोलियां ही गोलियां, लेकिन उन गोलियों से कहाँ बाल बाका होने वाला था उन गोलों का। पल भर में ही ऐसे आंखों से ओझल हो गए कि जैसे वे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। पीछे छोड़ गए थे रहस्य ही रहस्य, रोमांच ही रोमांच। आग के गोले ही आदमी थे और आदमी ही आग के गोले थे। आठवें अजूबे से बड़ा अजूबा हो गया। पूरे विश्व में तहलका मचा दिया उन आग के गोलों ने।
लूटे उन्होंने पूरे विश्व में कई नामी गिरामी बैंक। वे लुटेरे, वे अजूबे। जब से स्वामी पापराज ने हमें अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर आग के गोलों में बदलने की शक्ति दी है, तब से हम मालामाल हो गए हैं। सचमुच विश्व के हजारों बैंक लूटकर दौलत का ऊंचा ढेर लगा लिया है हमने अपने सामने। टामी टंग के साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे। अचानक चौंक उठा टामी टंग। टामी टंग, टामी टंग, मेरी बात सुन रहे हो टामी टंग? ओह स्वामी पापराज। टामी टंग ने तुरंत ही पापराज के मानसिक तरंगों से संपर्क बनाया। हाँ स्वामी, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आदेश दीजिए। तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना है। टामी टंग ध्यान से सुनो। फिर वो आवाज़ बोलती रही और टामी टंग सुनता रहा। सब कुछ सुनने के बाद, लेकिन हम मनुष्य सर्पमठ में प्रवेश कैसे करेंगे स्वामी? सचमुच तुम मनुष्य रूप में सर्पमठ नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे द्वारा दी गई तंत्र शक्ति का प्रयोग करोगे तो तुम्हें वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इधर सर्पमठ में मुझ अभागिन का ये एकमात्र सहारा है। दिव्य बालक मृत्यु के कगार पर खड़ा है ये। अगर ये चंगा ना हुआ तो मैं भी तड़प तड़प कर इसके साथ दम तोड़ दूंगी। बेहद मोहक ढंग से मुस्कुराकर दिव्य बालक ने अपनी उंगली उस सर्प बालक के मृत शरीर पर रख दी। इसी के साथ मेरा पुत्र जीवित हो गया। दिव्य बालक की जय। गूंज उठा जय घोष। काश कोई जान पाता कि खतरा उन विचित्र गोलों के रूप में सर्पमठ में प्रवेश कर चुका है, और जब तक कोई उस खतरे के बारे में जान पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आह आह, सभी को सतर्क करती चली गईं वे चीखें। बाहर कोई संकट में है, आओ देखें। बाहर पहुंचने को बेताब प्रहरी पहुंच गए मृत्यु लोग। अंदर खड़ों को जड़ कर दिया टामी टंग की कहर भरी आवाज ने। जो भी अपनी जगह से हिला उसका अंजाम होगा इन जैसा। कैद कर लो उसे। मानो हड्डियों का वो विशेष पिंजरा संभाले आगे बढ़े बदमाश के रास्ते में जो आया उसे रास्ते से हटाया टामी टंग ने। दिव्य बालक को कैद किया उन्होंने और अपना वही अद्भुत रूप इस्तेमाल कर वहां से रवाना हो गए। देखने वाले ठगे से खड़े देखते रहने के सिवा कुछ ना कर सके। भारत, शहर दिल्ली, स्थान बाल भवन, जहां हुजूम के रूप में मौजूद थे सैकड़ों बच्चे। 14 नवंबर जो था आज बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिवस, लेकिन इन जैसों का यहाँ क्या काम। वैगन स्टार्ट रखियो, हम अभी आए इस भरने के लिए बच्चों को लेकर। वैगन स्टार्ट रखियो, हम अभी आए इसे भरने के लिए बच्चों को लेकर। हैरान भी ना हो पाया गार्ड। हर समय ड्यूटी देते रहते हो, कुछ देर आराम भी कर लिया करो। दंदनाते हुए प्रवेश कर गए सभी बाल भवन में। मासूम दिलों में बैठ गई दहशत। अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलो चलो बच्चों, वरना तुम्हारे नर्म नर्म मांस में गोलियों को घुसने में बड़ा मजा आएगा। भेड़ बकरियों की तरह वैगन में ठूंस दिया दरिंदों ने उन मासूमों को। और फिर ओके टाटा, फिर मिलेंगे। भागते वैगन के हल्के हिचकोले पर बालियों उछल रहे थे वे सभी। इन बच्चों को अरेबियन कंट्री भेजकर करोड़ों रुपए कमाएंगे हम। अचानक चीख पड़ा एक, वो सामने क्या है? बैरियर, सांपों का बैरियर। एक की अक्ल में आई वो भारी समझदारी की बात। इतने सांप, इसका मतलब एक ही है, आ गया नागराज। नागराज का नाम सुनते ही धिग्दी बंद गई ड्राइवर की। उस्ताद, गाड़ी रोक रहा हूं मैं। चुप बे, गाड़ी रोक मत, बंदूक की गोली बना दे और कुचल दे सांपों के बैरियर को। बंदूक की गोली बन गई वैगन, लेकिन सांपों के बैरियर तक पहुंच ना पाई। मेरे आगमन के बारे में जानकर भी ऐसी गलती कर डाली तुमने। छनाक धड़ाक, एक झटके से रुक गई वैगन से आम की भांति टपक कर नीचे आ गिरे सभी। चलो बाहर, धड़ाक।
तब कम से कम इतना तो सोच लेते कि जहां बच्चों पर जुल्म होता है वहां पहुंच जाता है नागराज और तुम जैसे जालिमों को पहुंचाता है जहन्नुम। धड़ाक। आ कुछ ही पलों में सड़क सूंघ रहे थे सभी बदमाश और खुशी से नाच रहे थे बच्चे। आवर हीरो वल्ली नागराज। ए नागराज, तुम ग्रेट हो। कितना आनंद आता है फूलों की तरह इन मासूमों को खिलखिलाते देखकर। चलो बच्चों, वैगन में बैठो, मैं तुम्हें वापस बाल भवन छोड़ आऊं। ठीक तभी गूंजा वो खूंखार स्वर, इन बच्चों को कहीं पहुंचाने से पहले ही तू नरक में पहुंच जाएगा नागराज। वहां मौजूद बच्चे ही क्या, नागराज भी चौंका उस शख्स को देखकर। कौन है ये? क्यों मुझे नरक पहुंचाने के लिए मरा जा रहा है? और ये दुबला पतला आदमी किस बल पर मुझे नरक? धड़ाक। ओह! एक ही बार में हो गया नागराज को उसकी शक्ति का अंदाजा। उफ! ऐसा लगा मुझे जैसे कोई रोड रोलर आ टकराया हो मेरे चेहरे से। इसका मतलब असीम ताकत भरी है इसके बांस के शरीर में, लेकिन मेरे सर्प उसके सारे कसबल निकाल देंगे। उफ! सर्प को तो छलावा बनकर मात दे गया वो। छलावे की भांति हवा में लहराता आया वो नागराज तक। धड़ाक। उफ! इस बार नागराज ने अपने तक नहीं पहुंचने दिया उसे। कुछ वार करने का मौका हमें भी दीजिए श्रीमान। जीप पर गिरे व्यक्ति ने फुर्ती से संभल कर रस्सी के गुच्छे को उठा लिया और रस्सियों के जाल में कैद होता चला गया नागराज। उफ! और फिर आंखों से शोले बरसते उस शैतान सरीखे शख्स ने अपने हाथों से बरसा दिए घातक हथियार। उफ! ये हथियार मेरी जीवन लीला खत्म कर डालेंगे। नागराज तक पहुंचने वाले ही थे वे घातक हथियार की अपने अद्भुत रूप के साथ सामने आ पहुंची सौडांगी। सौडांगी के होते नागराज की परछाई को भी नहीं छू सकते ये हथियार। आह! ये हथियार इसे फेंकने वाले की ही मौत बनेंगे। अब ये हथियार इसे फेंकने वाले की ही मौत बनेंगे। क्रोध का तूफान लिए जो पलटी सौडांगी। ओह! इसका तो रूप बदल रहा है। और उछल पड़ी सौडांगी तब जब उसने पहचाना सामने खड़े उस शख्स को। सर्प मठ का मुख्य पहरेदार मतांगा, नागराज का दुश्मन। रहस्यमय मुस्कुराहट आई मतांगा नामक उस इच्छाधारी सर्प के होंठों पर। नागराज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सौडांगी, ये तो तुम्हें नागराज के शरीर से निकालने की योजना थी। लो, आजाद हो गया नागराज, आजाद हो गया नागराज। तब अपने होंठों पर ले आई सौडांगी वो सवाल जो उसके मस्तिष्क में तूफान मचाए हुए थे। ये सब क्या है मतांगा, बताओ मुझे। मतांगा ने बताया तो एक एक शब्द बम के धमाके सा प्रतीत हुआ सौडांगी को। गंभीर हो गया नागराज भी। उफ! दिव्य बालक का अपहरण। कौन है ये दिव्य बालक और उसका अपहरण करने वाले कौन लोग हैं? यही तो पता लगाने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चूंकि तुम आधुनिक दुनिया में रहते हो, इसलिए दिव्य बालक और उसके अपहरणकर्ताओं का पता लगाना तुम्हारे लिए दुष्कर कार्य ना होगा। नागराज से प्रार्थना कर उठी सौडांगी। हाँ नागराज, तुम्हें दिव्य बालक की खोज करने में हमारी मदद करनी होगी। दिव्य बालक को वापस लाना पूरे विश्व की भलाई के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिव्य बालक की मृत्यु हो गई तो शैतानी शक्तियाँ पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ लेंगी। शैतानों का राज हो जाएगा पूरे विश्व पर। विश्व शांति का पुजारी नागराज भला पीछे रहने वालों में से कहाँ था। ठीक है सौडांगी, मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। फूल सा खिल गया मतांगा का चेहरा। धन्यवाद नागराज। फिर मतांगा ने नागराज को दिखाएं दो रेखा चित्र। ये है दिव्य बालक और ये है वो मुख्य अपराधी जो बहुत से सर्पों की लाशों को अपने कदमों तले रौंद कर दिव्य बालक को ले गया है। गंभीर हो गया नागराज उस रेखा चित्र को देखकर। इसके हाथों में आधुनिक गन थमी है। इसे ढूंढने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हमें मिस्र जाना होगा।
सौडांगी और मातांगा के साथ और चला नागराज पिरामिडों के देश की तरफ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।